तो स्टूडेंट, आज फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर 13 में हम देखेंगे आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, इसमें हम जो फ्लूइड पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहे हैं और उन फोर्स से जो मोशन हो रहा है, यानी जो एक्सेलरेशन या वेलोसिटी क्रिएट हो रही है, उसमें क्या रिलेशन है, इसको देखेंगे। तो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये एक्चुअली है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हम एक फ्लूइड पार्टिकल कंसीडर करते हैं जो मान लीजिए कि फ्लूइड के साथ साथ चल रहा है। एक फ्लूइड पार्टिकल सपोज ये है, जिसका सरफेस एरिया डेल्टा एस है। तो डेल्टा एस क्लोज सरफेस के अंदर ये इनक्लोज्ड है फ्लूइड, और वॉल्यूम डेल्टा वी है। वेलोसिटी इसकी क्यू है, और ये फ्लूइड के साथ साथ मूव कर रहा है। ये फ्लूइड के अंदर है और फ्लूइड के साथ साथ मूव कर रहा है। इसकी किसी पॉइंट पर डेंसिटी जो है रो है, और ये एक स्मॉल सरफेस हमने लिया है। इस स्मॉल सरफेस पर जो नॉर्मल है उसकी डायरेक्शन एन है। आउटवर्ड नॉर्मल हमेशा लेते हैं, यानी फ्लूइड जो कंसीडर हमने किया है उसके बाहर की तरफ। और इसका सरफेस एरिया मान लीजिए डेल्टा एस है। तो ये केस है। तो किसी टाइम टी पर मान लीजिए कि ये फ्लूइड पार्टिकल मूव कर रहा है, और इसकी वेलोसिटी क्यू है। फ्लूइड जो है, ये पार्टिकल फ्लूइड के साथ साथ मूव कर रहा है। ये फ्लूइड पार्टिकल फ्लूइड के साथ साथ मूव कर रहा है, और हमने एक स्मॉल फ्लूइड एलिमेंट या पार्टिकल कंसीडर किया है। तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं, हम पहले उनको देखेंगे। तो इसमें जो सरफेस फोर्स लग रहा है, वो आप मान लीजिए कि इस स्मॉल सरफेस पे प्रेशर जो है P है। चूँकि नॉन विस्कस फ्लूइड का मोशन हम ले रहे हैं, कंसीडर मोशन ऑफ अ नॉन विस्कस फ्लूइड पार्टिकल। तो लेट प्रेशर ऑन द सरफेस डेल्टा एस इज P। तो टोटल प्रेशर का फोर्स क्या होगा इसके ऊपर? देन टोटल फोर्स ड्यू टू प्रेशर ऑन द सरफेस डेल्टा एस इज, ये होगा माइनस P
delta S. Pressure is the force per unit area. Surface is delta S. Therefore, total force is this. And if we take the vector form, in vector form, to include direction also, we include direction, and the direction along the normal is n, और जो फोर्स लग रहा है वो अंदर की तरफ लग रहा है, तो माइनस n की डायरेक्शन में फोर्स है. Therefore, force on this small surface due to pressure of the surrounding fluid is this. अब टोटल सरफेस पे कितना फोर्स लगेगा, जो ये सरफेस डेल्टा एस है. सो फोर्स, surface force on the fluid particle will be, ये टोटल फोर्स होगा, ये इस स्मॉल सरफेस पे है, इसको हम लिखते हैं dNds. तो टोटल कितना होगा, इस पे इंटीग्रल कर दिया हमने पूरे सरफेस पे. तो टोटल फोर्स जो लगेगा वो हो जाएगा ये सरफेस इंटीग्रल है. इसको वॉल्यूम इंटीग्रल में गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम से चेंज कर सकते हैं, और गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम से ये हो जाएगा डेल्टा वी ग्रेडियंट ऑफ पी डी वी. ये जो प्रेशर है इसका ग्रेडियंट हम लेंगे, क्योंकि स्केलर फंक्शन है इसलिए ग्रेडियंट, अगर वेक्टर फंक्शन होता तो डाइवर्जेंट लेते हैं. तो ये हो जाएगा, और ये सरफेस इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा. इस सरफेस के अंदर जितना वॉल्यूम होगा डेल्टा वी, वो ये इसकी लिमिट हो जाएगी. अब देखिए, इसको 1 कर लीजिए. ये तो हो गया टोटल सरफेस फोर्स जो इस फ्लूइड पार्टिकल के ऊपर लग रहा है. अब हम देखेंगे कि टोटल बॉडी फोर्स क्या है. तो लेट एफ बी द बॉडी फोर्स, वेक्टर फॉर्म में ले लेते हैं, बी द बॉडी फोर्स पर यूनिट मास on the fluid volume, fluid particle on the fluid. फ्लूइड पर बॉडी फोर्स पर यूनिट मास ये है. तो ये जो पार्टिकल है इसके ऊपर कितना बॉडी फोर्स एक्ट करेगा. इसके अंदर एक स्मॉल फ्लूइड पार्टिकल ले लेते हैं, इसके अंदर स्मॉल वॉल्यूम ले लेते हैं डी वी. तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन फ्लूइड वॉल्यूम डेल्टा वी इज रो डेल्टा वी. डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये हो गया मास, और फोर्स पर यूनिट मास एफ है. तो दिस इज द फोर्स, बॉडी फोर्स ऑन दिस फ्लूइड पार्टिकल. तो टोटल बॉडी फोर्स कितना होगा, टोटल बॉडी फोर्स ऑन द फ्लूइड पार्टिकल ये डी वी है, डी वी है, ये इसका वॉल्यूम डी वी है. On the fluid volume, total body force on the fluid particle of volume this. तो इस पूरे फ्लूइड पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स, बॉडी फोर्स होगा, इस इंटीग्रल कर दीजिए इसका.
ये हो जाएगा। तो टोटल सरफेस फोर्स, टोटल बॉडी फोर्स, तो टोटल फोर्स ऑन द पार्टिकल इज दिस प्लस दिस 1 + 2, और टोटल फोर्स जो पार्टिकल के ऊपर एक्ट करेगा वो क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो now by equation of motion, total force acting on the particle is this plus is equal to मास कितना है, मास है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम है ये, डेंसिटी इंटू इस मास इंटू एक्सीलरेशन। तो एक्सेलरेशन होगा dQ/dt। ये कैपिटल D मटेरियल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, और मास आपका कितना होगा, यहाँ पर भी आपको मिलेगा दिस माइनस मास इज this. So we have this. It implies, so this is 0. Now since particle is arbitrary, so volume of the particle is arbitrary, ये हम पार्टिकल छोटा बड़ा कुछ भी ले सकते थे, और बड़ा ले सकते थे और छोटा ले सकते थे। तो पार्टिकल आर्बिट्री होने से पार्टिकल का वॉल्यूम आर्बिट्री है। तो ये इक्वेशन ये इंडिकेट करती है कि इसमें इसका जीरो होना ना होना इस वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ये कुछ और भी अगर लेते तो भी ये जीरो ही होता। इसका मतलब इस इंटीग्रल का जीरो होना ना होना इसकी लिमिट पे डिपेंड नहीं करता। तो किस पे डिपेंड करेगा फिर, ये हर केस में जीरो है, हर लिमिट के लिए जीरो, इसका मतलब ये इंटीग्रेंट ही जीरो है। सिंस दिस इज आर्बिट्री, so we have this is 0. So we have this is 0. And this equation is called equation of motion or Euler's equation of motion. This is Euler's equation of motion for नॉन विस्कस फ्लूइड। विस्कस फ्लूइड के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसमें और टर्म होते हैं, वो अगले सेमेस्टर में देखेंगे। ये नॉन विस्कस फ्लूइड के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज आइलर्स इक्वेशन एंड इज कॉल्ड आइलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। नॉन विस्कस फ्लूइड के लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो आइलर्स ने प्रूव किया था, तो उनके नाम पे ये आइलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है। आइलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर नॉन विस्कस। दिस इज एक्सेलरेशन, दिस इज बॉडी फोर्स पर यूनिट मास, दिस इज प्रेशर एंड 1 बाय डेंसिटी, है ना। तो ये इसके टर्म है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको और स्पेंड कर सकते हैं, ये आप जानते हैं ये क्या है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस ऑपरेटर को
ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा जो ये टर्म है इसको हम वेक्टर कैलकुलस की थ्योरम को यूज़ करके लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये टर्म हम लिख सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ 1/2 क्यू स्क्वायर मीन्स क्यू डॉट क्यू, क्यू डॉट क्यू, क्यू मीन्स वेलोसिटी, क्यू क्रॉस कर्ल ऑफ क्यू। तो ये वर्टोसिटी के टर्म्स में इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये वर्टोसिटी है। इस तरह से भी लिखते हैं, ये भी है, ये भी है और ये भी है, तीनों तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमने कैसे लिखा है, इसकी जगह पर ये वेक्टर कैलकुलस की थ्योरम से इसको लिखा है और ये आसानी से लिख सकते हैं। तो इसको हम आपको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि इसको कैसे लिखा गया। इसमें हमने इस रिजल्ट को यूज़ किया है, हम आपको यहाँ बता देते हैं। देखिए, सॉरी, देखिए थ्योरम है ग्रेडियंट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज a डॉट डेल b प्लस b डॉट डेल a प्लस b क्रॉस कर्ल ऑफ a प्लस a क्रॉस कर्ल ऑफ b, and when a is equal to b, so we have a dot a is a dot b, a dot a cross a cross b, a dot del a is this, a dot a इसको लिख सकते हैं a डॉट a बाई 2, a डॉट डेल a क्रॉस कर्ल ऑफ a। अब अगर a को q ले लीजिए यानी वेलोसिटी वेक्टर, तो आप देखेंगे यू गेट दिस रिजल्ट, दिस इज इक्वल टू दिस, ये मिल जाएगा आपको। तो इस तरीके से इसको आप देख सकते हैं। दिस इज आइलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको आप याद रखिए। यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहेंगे आपको कि ये जो इक्वेशन हमने प्रूव की है, इक्वेशन ऑफ मोशन, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए वैलिड है, और सिलेंड्रिकल पोलर और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर यही इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इस तरह से दिखेगी। तो चूँकि ये हम यूज़ करते हैं तो इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। आइलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन इन cylindrical coordinates। जहाँ पे वेलोसिटी मान लीजिए ये है वी आर ई आर, वी थीटा ई थीटा, वी जेड ई जेड, वेर ई आर ई थीटा ई जेड आर दी यूनिट
बेस वेक्टर्स इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो इसके कंपोनेंट्स इक्वेशंस ये होंगे डी वी आर बाई डी टी वी थीटा स्क्वायर बाई आर एफ आर pressure is P. Fr is the body force in ER direction. इसी तरीके से is this. This is along ER, along E theta, along EZ. These are the component of equation of motion in cylindrical coordinate system in the direction of ER, in the direction of E theta, in the direction of EZ. VR, V theta, VZ are the component of velocity, and FR, F theta and FZ are the component of body force per unit mass. और इसी तरीके से अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें r theta phi in spherical coordinate system r theta phi dvr by dt minus v theta square v phi square by r is this. Here we are v theta, vr and v phi are velocity components in these directions. और थीटा आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि थीटा यहाँ पे ये है और फाई ये है। इसी तरीके से ये बॉडी फोर्स भी ई आर ई थीटा और ई फाई के डायरेक्शन में है। तो दिस इज द कंपोनेंट अलोंग ई आर, दिस इज अलोंग ई थीटा एंड दिस इज अलोंग ई फाई। These are the component of equation of motion in spherical coordinate system। तो ये आपका जो है था Euler's equation of motion in Cartesian, cylindrical and spherical coordinate system। जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने देखा है, आप इसके कंपोनेंट्स अगर लिखना चाहें तो कंपोनेंट्स इनके इजीली लिख सकते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, जैसे कि
अगर ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं अलोंग आई जे के, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो इक्वेशन होगा वो ये हो जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ पे आई का जो कंपोनेंट है वो यू लेंगे, और यहाँ पे आई का कंपोनेंट जो भी होगा बॉडी फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग माना एफ एक्स है ये, और ये जो है इसमें आई का जो कंपोनेंट होगा ग्रेडियंट ऑफ पी वो ये होगा। इसी तरीके से वाई और के की डायरेक्शन में ये हो जाएगा, सॉरी ये वी होगा और ये डब्ल्यू। तो these are the equation of motion in various coordinate systems। अब इस पे हम आगे कुछ और सवाल कर लेंगे। आइए देखते हैं बर्नौलीज इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। बर्नौलीज इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? देखिए, बर्नौली का जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो एक पर्टिकुलर केस है। इक्वेशन ऑफ मोशन ही है ये, एक पर्टिकुलर केस में इक्वेशन ऑफ मोशन है नॉन विस्कस फ्लूइड के लिए। तो ये कुछ विशेष परिस्थितियों में जो आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन रिड्यूस होकर मिलेगी वो बर्नौलीज इक्वेशन है। तो बर्नौली ने इसको जो प्रूफ किया था वो कुछ गिवन स्पेसिफिक कंडीशन में किया था, और वो क्या है देखिए। लेट अस सपोज दैट द बॉडी फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। इफ बॉडी फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव कौन से फोर्स होते हैं? कंजर्वेटिव वो फोर्स होते हैं, मान लीजिए इस पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है और इस पार्टिकल को यहाँ से इसने यहाँ तक मूव कराया, सपोज P से Q तक, और इसी पार्टिकल को P से Q तक दूसरे पाथ के थ्रू मूव कराया, और मान लीजिए ये तीसरा पाथ है जिसके थ्रू इसको मूव कराया। तो P से Q यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है। अब पाथ चाहे कुछ भी हो, तो ऐसा फोर्स जो P से Q तक इसको ले जाने में जो वर्क डन हो वो फिक्स रहे, पाथ पे डिपेंड ना करो। जितना फोर्स वर्क डन यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा और उतना ही वहाँ यहाँ होगा। तो इस तरह के जो फोर्स हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स कहलाते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जिनके तहत अगर किसी पार्टिकल को मूव कराया जाए तो किया गया काम यानी वर्क डन ड्यूरिंग द मोशन ऑफ पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ऐसे फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्स कहलाते हैं। ग्रेविटी का फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स ही है। तो मान लिया कि जो फोर्स लग रहा है किसी फ्लूइड पार्टिकल के ऊपर वो कंजर्वेटिव है, और अगर कंजर्वेटिव फोर्स होगा, मान लीजिए ये फोर्स है, तो कंजर्वेटिव की पहचान ये भी है कि अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव है तो इसको हमेशा ही एक स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट के रूप में इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, हमेशा ही। ये पहचान है इसकी। या यूँ भी कह सकते हैं कि कर्ल ऑफ एफ इज़ ऑलवेज जीरो। तो कोई फोर्स कंजर्वेटिव तब होगा या कोई वेक्टर कंजर्वेटिव तब होगा जब जो है ऐसा होगा, जब वो वेक्टर इरोटेशनल होगा या उसका कर्ल जीरो होगा। तो ऐसा फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होगा जिसका कर्ल ज़ीरो है। तो अब मान लीजिए कि जो है किसी फ्लूइड पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं वो कंजर्वेटिव हैं, बॉडी फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं, एंड फ्लो इज
ऑफ पोटेंशियल काइंड। पोटेंशियल काइंड मतलब कि जो वेलोसिटी है वो एक स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट होगी। वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा। तो फ्लो पोटेंशियल काइंड है। पोटेंशियल काइंड का मतलब देयर एग्जिस्ट वेलोसिटी पोटेंशियल एंड फोर्सेज आर कंजर्वेटिव। then there exist scalar functions omega and phi such that जो फोर्स है उसको हम ऐसे लिख ले रहे हैं क्योंकि कंजर्वेटिव है, और जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी पोटेंशियल का फंक्शन होगा। तो ऐसी स्थिति में बाय आइलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन हमें मालूम है कि उसको ऐसे लिख सकते हैं। आइलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन को ये हम अभी आपको बता चुके हैं। दिस इज नथिंग बट क्यू डॉट क्यू को ही हमने क्यू स्क्वायर कहा है, तो इससे कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कोई। क्यू डॉट क्यू क्रॉस कर्ल ऑफ क्यू इज इक्वल टू एफ मीन्स बॉडी फोर्स इज दिस। मान लीजिए ऐसा है। आइलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन ये है। तो वेलोसिटी चूँकि ये है इसलिए हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे। इज दिस देखिए, जैसा कि हमने बताया था कि इफ q इज ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन देन कर्ल ऑफ q इज 0। और अगर पोटेंशियल काइंड फ्लो होगा तो उसके लिए कर्ल ऑफ q 0 होता है, हमें मालूम है। तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, है ना। ये टर्म 0 हो जाएगा, इसलिए इसको आप लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड f is this gradient of scalar function omega this। तो इसमें अगर हम मान लीजिए कि कोई फ्लूइड पार्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट को मूव किया, तो लिमिटिंग केस में ये जो वेक्टर है dr होगा, जो कि टेंजेंशियल होगा लिमिटिंग केस में, जब when q टेंड टू p। तो अगर r किसी फ्लूइड पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है किसी टाइम t पर, और उसमें डिस्प्लेसमेंट dr है इस टाइम इंस्टेंट ऑफ टाइम t पर, तो अगर हम इस वेक्टर से इसमें मल्टीप्लाई करें, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट with displacement vector dr,
तो क्या मिलेगा, ये वेक्टर है डी आर, ये वेक्टर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, डी आर। दिस, अब आप जानते हैं कि डी आर, देखिए डी आर डॉट ग्रेडियंट ऑफ फाई इज डी फाई। क्यों? क्योंकि दिस इज डी एक्स, दिस, और ये है इसका डॉट प्रोडक्ट आप लेंगे तो आपको मिलेगा डेल फाई बाई डेल एक्स डी एक्स, डेल फाई बाई डेल वाई डी वाई, डेल फाई बाई डेल जेड डी जेड, और वो क्या होगा, टोटल डेरिवेटिव ऑफ डी फाई। तो इसी तरीके से यहाँ पर है, ये एक स्केलर फंक्शन है, उसका ग्रेडियंट है, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट है, तो ये मिलेगा डी यानी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, ये मिलेगा डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, ये मिलेगा डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, और ये होगा डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो ये हो जाएगा डी माइनस, इसको भी इधर ले आइए, इस जीरो, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज जीरो, इसका इंटीग्रल करेंगे तो यू गेट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट, जिसमें जब हमने इसका इंटीग्रल किया है तो ये मिला। ठीक है, ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए है। अगर ये इनकम्प्रेसिबल नहीं होगा तो डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होगी तो इसको बाहर नहीं लेंगे, इसको यहाँ पे लेंगे, तो ये कांस्टेंट डेंसिटी के लिए यानी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए, फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए ये बर्नौलीज इक्वेशन है। अदरवाइज ये इसके अंदर रहेगा, P बाई रो होगा, यहाँ P बाई रो होगा, यहाँ P बाई रो, डी P बाई रो होगा। तो जब इंटीग्रल लेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रल अपीयर करेगा। अगर कंप्रेसिबल फ्लूइड है तो ऐसा मिलेगा, अगर इनकम्प्रेसिबल हो जाएगा डेंसिटी कांस्टेंट होके बाहर हो जाएगा और इसका इंटीग्रल P हो जाएगा। तो ये जो है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए है ना, ये यहाँ पे अंदर आएगा, ये ठीक है, ये यहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगा, ये ऐसे होगा। तो ये इतना होगा और यहाँ पे इंटीग्रल इसका ऐसे आएगा। तो डी पी बाई पी बाई रो इज जीरो। अब इंटीग्रल जब लेंगे तो फिर यहाँ पे
ठीक है। तो ये जो है आपका होगा कंप्रेसिबल के लिए, और इनकम्प्रेसिबल के लिए यही टर्म जो है ऐसे हो जाएगा। P by for incompressible fluid, this is the Bernoulli's equation। और अगर स्टडी फ्लो है तो ये टर्म भी जीरो हो जाएगा, टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। Is this, so this is Bernoulli's equation of motion for incompressible fluid and steady flow। तो इसको जो है आप देख लीजिए, और इसको हम आपका नोट्स इसका आपको प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू।